हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। अभी हम कवर कर रहे हैं कक्षा 10वीं का NCERT गणित, जिसमें से हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और आपको इस बात से भली भांति परिचित होना चाहिए कि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो इधर उधर से ना पढ़ें, चैप्टर वाइज पढ़ें, ताकि आपका एक सेट गोल रहे माइंड में, एक जो है सो पर्पस रहे कि हमें इस चैप्टर से इतने प्रश्नों को कवर करना है। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने जो है सो लगभग 20 से प्लस प्रश्नों को कवर कर लिया है, और इसमें हम 15 से 20 प्रश्न और कवर करेंगे, जो कि वास्तविक संख्या यानी कि चैप्टर 1 से है। और इस तरह से हम धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स को कवर कर लेंगे, एक नंबर वाले प्रश्नों को, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न है यहाँ पे, क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है? तो बिल्कुल हाँ, हो सकता है। कैसे, समझिए। एक परिमेय संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हम परिमेय संख्या एक 2 ले लेते हैं, और एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए। अपरिमेय संख्या जैसे हम 1/3 ले लेते हैं। अब देखिए, जब हम इसे गुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 2। और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, और 1 और 3 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए 2 बाय और 3 को अगर हम भागा देंगे तो क्या आएंगे, समझिएगा। क्या था? 2/3। इसे अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.20 बन जाएगा। इसलिए 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, ये चलता रहेगा। और जब भी पॉइंट वाइज चलता रहता है तो इसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। हमने परिमेय और अपरिमेय के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हाँ हो जाएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। समझे? अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 22 नंबर। 22वां नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है, कोई एक वृत्ताकार पथ है, जैसे मान लीजिए एक ये पथ हमने बना लिया, और यहाँ पे 3 धावक, तो हम A मान लेते हैं, और यहाँ B मान लेते हैं, और ये C। अब ये क्या है ना, ऐसे दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है। अब देखिए, कोई 3 घंटे समय लेता है, कोई 4 घंटे समय लेता है, और कोई 8 घंटे समय लेता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, मतलब तीनों को प्रस्थान बिंदु, जहाँ से वो दौड़ना स्टार्ट करता है वहाँ से उसे मिलना है। तो देखिए, इसका ओबियसली ज़्यादा समय लगेगा, इसका उससे थोड़ा कम लगेगा, और इसका थोड़ा कम लगेगा। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि कितने समय में मिलेंगे। तो समझिएगा, जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे तो आपको क्या करना है, तीनों का हमें LCM निकाल देना है। जैसे यहाँ 3 घंटा है तो देखेंगे इधर, और फिर ये 4 घंटा है, और फिर यहाँ 8 घंटा है। हमें क्या करना है, तीनों का LCM निकाल देना है। तो तीनों का अगर हम LCM निकालेंगे तो यहाँ से 12, तो देखिए 12 जो है सो क्या है, 3 का आता है, 4 का, लेकिन 8 का आता है क्या? नहीं। LCM का मतलब क्या होता है कि वो जो हम LCM चुनेंगे वो 3 से भी कटने चाहिए, 4 से भी कटने चाहिए, और 8 से भी कटने चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ और फिर से समझता हूँ। हमें तीनों का LCM निकालना है, 3, 4 और 8 का LCM निकालना है। तो 3 और 4, 8 का LCM अगर हम निकालेंगे तो निकलेगा 24, और 24 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बातें समझ में आई? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर B। तो जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे आप क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ ले लेंगे, सॉरी LCM ले लेंगे, उससे आपके सवाल बन जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वास्तविक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब भी होती है, लेकिन ये सब को मिला के कौन सी संख्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A नंबर। बातें समझ में आई? अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जिसे आपको याद रखने हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अभाज्य संख्या है? वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये 12 जो है सो 2 का पहाड़ा आ जाता है, और 3 का पहाड़ा आ जाता है, ये भाज्य संख्या है। 39 ये भी भाज्य संख्या है।
15 ये भी भाज्य संख्या है, एक लौता है। अच्छा, भाज्य और अभाज्य आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं? देखिए, इकलौता 17 है जो अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो खुद से कटे और संख्या से भी कट जाए। जैसे 12 खुद से भी कटेगा और संख्या 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। 39 13 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। 15 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, खुद 15 से कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो खुद से और एक से और अधिक से ज़्यादा से कटे, 2 3 और भी संख्याओं से कटे, इसे कहते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो स्वयं से और एक से कटे, जो स्वयं से और एक से। देखिए 17 कोई भी टेबल में आता है क्या? कोई टेबल में नहीं आता है, ओनली एक का टेबल में आएगा और खुद के टेबल में ही आएगा। ऐसे संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्या। हाँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 25 नंबर प्रश्न है, एकदम पिछले के जैसा है। देखिए, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो क्रमशः 6 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे ही ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम वो होता है जो इसमें भी आना हो, इसमें भी आना हो और इसमें भी आना हो। तो मान लीजिए यहाँ पे हम 6, 5 और 30, 10 का एलसीएम लेंगे। तो इसे मैं रफ करता हूँ एक बार और यहीं पे लेता हूँ। 5, 6 और 10, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो 5 का पहाड़ा से ये 1 टाइम्स में, 6 नहीं आता इसलिए 6 का 6 उतारेंगे, और 5 का पहाड़ा से ये 10 2 बार में। फिर से अगर हम 2 का से लेंगे तो 1 नहीं आता, 1 का 1 और ये 3 और ये 1। अब देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, मतलब 3 दूना 6 और 6 बचे, कितना आ जाएगा एलसीएम? 30 आ जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर कहाँ है? 30, तो ऑप्शन नंबर ए के ऊपर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। समझ में आई बात? तो ये ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे आप एलसीएम ले लेना, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 26 नंबर प्रश्न है, सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं? देखिए, जो संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, यहाँ पे आपको 2 संख्याएं समझनी है। अगर संख्याएं 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5, तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं पूर्ण संख्या। कौन संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। हमने 9th क्लास में पढ़ा है और ये बेसिक चीज़ें हैं। जो संख्याएं 0 से स्टार्ट हो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या, और जो संख्याएं 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इस बात को अब ध्यान रखना है। याद कैसे रखेंगे? देखिए, पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या, उसमें 0 को भी शामिल करने हैं, ठीक। और प्राकृतिक संख्या ओनली 1 से। समझ में आया बात? तो यहाँ पे बोला है सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत, शून्य को भी लेना है, उसे क्या बोलेंगे? अब देखिए, कोई भी संख्या में शून्य हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक पूर्ण संख्या, और यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, 27 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, बेहद ही आसान, एकदम सेम टू सेम वही वाला प्रश्न है जो अभी हमने सॉल्व किया है 25 नंबर पे। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे का समय लगता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु मिलने का समय क्या होगा? सिंपल सी बात, इसका क्या करेंगे हम? एलसीएम निकाल देंगे 1 3 5 का। तो यहाँ 1 3 और 5, सिंपल सी बात, ये कोई पहाड़ा से कटेगा नहीं, सब अपने अपने में कटेगा, इसलिए आपस में से गुणा कर देंगे। 5 3 15 और 5 15 एकम 15, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, और ऑप्शन ए में है इसका 15। चलिए, 27 नंबर प्रश्न है यहाँ, अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से क्या होते हैं? अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से क्या होते हैं? तो अनेक होते हैं, अनेक। अभाज्य संख्याओं की संख्या मतलब अभाज्य, ओ अच्छा, देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास 2 3 5 7 9 9 नहीं 11 13, जो कोई पहाड़ा में नहीं आता है उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। 17 31, ये सब जो संख्याएं हैं ये किसी भी टेबल में नहीं आता है, आप देख लीजिए। तो ऐसी कितनी संख्याएं आपको पता है क्या? नहीं, इसलिए यहाँ पे अनेक हो जाएगा इसका आंसर। बातें समझ में आ गई? चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक से 28 है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, 29 है, यहाँ पे 29 होगा। भाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से कितनी है? अच्छा, पहले अभाज्य था, अभी है भाज्य, ठीक है। पहले अभाज्य था, अभी है भाज्य, तो इसमें भी तो वही होगा ना, अनेक है। कितने हैं? अनेक। अब देखिए, मान लीजिए 2
4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। 9, 15, क्योंकि ये सब हर किसी के टेबल में आता है, 3 में, 5 में, तो ये सब संख्याएं भाज्य संख्याएं, और ऐसी भी संख्याएं बहुत सारी हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब देखिए आगे चलेंगे। अच्छा, इसको आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ हो सकता है कि थोड़ा लेट से हम डालें, इसलिए आप इसे नोट भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाली आपको नहीं है। वही क्वेश्चन आ गया है फिर से। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये 29 नंबर डाला गया है, ठीक है, मतलब जो 29 अभी हमने पेन से लिखा है यहाँ, ये यहाँ पे देखिए प्रॉपरली लिखा हुआ है, तो पीडीएफ में आपको यही मिलेगा। चलिए आगे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 2 होती है। हाँ, अगर आप इस बात को आप नहीं जानते हो ना तो नंबर सिस्टम में कमजोर हो भाई, लेकिन आप अभी समझ गए ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 2, तो इसका जब मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलिए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 30 के ऊपर, और आई थिंक ये लास्ट प्रश्न होगा शायद, लेकिन और भी है प्रश्न, और भी है। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। 2 क्रमिक सम है यहाँ पे, सम, तो देखिए सम का मतलब क्या होता है समझो, जैसे 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पर देखिए 2 क्रमिक बोला है, 2 ही ठो लेना है, तो हम कोई सा भी ले लेते हैं, मान लीजिए 4 ले लेते हैं, और इसके बाद क्या आएगा 5, लेकिन 5 विषम हो जाता है, हमें सम लेना है तो 6 ले लेते हैं। अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ देखिए एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, सो समझना। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एकदम इसे सिंपल वे में तोड़ देते हैं, 2 × 2, और ये रहा, हम 6 माने थे, इसको तोड़ेंगे 2 × 3 में। एचसीएफ किसको मानते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ पे 2 ही मिला है, इसलिए इसका एचसीएफ कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या निकल गया, 2। अच्छा, ये वाला माने तो 2 निकल गया सर, कुछ और संख्या मान लीजिए। चलिए कुछ और मान लेते हैं आपके कहने पे, मान लीजिए हम यहाँ पे मान लेते हैं 6 और ये मान लिए 8। अब चलो ये 2 क्रमिक संख्या मान लिए हैं जो कि सम है, अब इसको हम निकालते हैं। ठीक, कुछ भी आप कर लीजिए, दोनों आंसर सेम ही आएंगे। तो 2 × हम करेंगे कितना, 3, और 8 का हम करेंगे 2 × 2 × 2। तो देखिए यहाँ भी तो 2 मिला, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2। अब कुछ भी लेंगे सम संख्या, शर्त यह है कि वो क्रमिक होने चाहिए। 2 के बाद क्या, 6 के बाद क्या आता है 8, 8 के बाद क्या आता है 10, 10 के बाद क्या आता है 12। समझ में आई बात। चलिए अब हम चलते हैं 32 नंबर के प्रश्न के ऊपर। प्रश्न संख्या है यहाँ पे 32, यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो PQ क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, ये P और Q अभाज्य संख्या है, मतलब ये एक 3 मान लेते हैं और एक दूसरी मान लेते हैं 5। अब इसका दोनों का हम गुणनफल करेंगे, गुना करेंगे, कितने आएंगे 15। अब आपको ये देखना है कि 15 कौन सी संख्याएं हैं। जो 15 आएगा वो रूट के अंदर है यहाँ पे, तो रूट 15 लिखेंगे हम, तो रूट 15 जो है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अच्छा सर 3 और 5 लिए तो अपरिमेय आ गया, कुछ और संख्या लीजिए। चलिए कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए अभाज्य संख्या, इस बात को आपको ध्यान में रखना, अभाज्य ही लेना है। तो एक अभाज्य संख्या हम 7 ले लेते हैं और दूसरी अभाज्य संख्या हम 11 ले लेते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या 11 ले लेते हैं। ठीक, तो एक इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 77, 11 7 11 77, या फिर 11 7 77, और इसको हम वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है। अब देखिए ये 77 का वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और जब वर्गमूल नहीं निकलता कोई भी संख्या तो वो अपरिमेय कहलाता है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपरिमेय, क्वेश्चन नंबर ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। सारे सवाल जो है सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप इतना कर लेते हैं ना तो आपके एग्ज़ाम में फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता, एक भी सवाल आपके बाहर नहीं जाने वाले हैं। यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो उनका मासा क्या होगा। तो देखिए P और Q अगर अभाज्य संख्या है उसका मासा हमेशा एक होता है, दिमाग में ठूस लीजिए। अभाज्य संख्या बोले और मासा निकालने के बोले तो एक निकाल देना आँख मूंद करके। मान लीजिए P को मान लेते हैं हम 3 और Q को मान लेते हैं 5। तो देखिए 2 का पहाड़ में 3 आता है, नहीं। 2 का पहाड़ में 5 आता है, नहीं। एकमात्र एक ही है जो दोनों के पहाड़ा में आता है, 3 का भी और 5 का भी। इन दोनों के अलावा अगर हम कुछ और लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम 11 ले लेते हैं, या अभाज्य संख्या 17 ले लेते हैं। 17 किसी के टेबल में आता है, नहीं, खुद 17 में आता है। 11 किसी के टेबल में आता है, नहीं, खुद 11 में आता है। लेकिन एक ऐसा अकेला बंदा है जो इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। इसलिए अभाज्य संख्या का एचसीएफ जब भी पूछे तो आप आँख मूंद करके एक में टिक लगा देना।
चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन है 1/n² का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो हमने आपको पढ़ाया है कि अगर कोई संख्या बटा के रूप में हो और उस पर ऊपर पावर रहे और उसे जब हम ऊपर ले जाते हैं तो वह संख्या क्या हो जाती है, पावर में तो रहती है लेकिन माइनस में हो जाती है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, बी नंबर। ये कक्षा 9th का चीज़ है, हमने यहाँ पे फिर से आपको रिपीट करवा दिया है। एक बार और समझ लीजिए, अगर कोई संख्या हो और वो बट्टा के रूप में हो और उसके ऊपर अगर पावर हो तो हमें क्या करना होता है, उसे ऊपर ले जाना होता है। अगर वो ऊपर ले जाना चाहते हैं तो कुछ नहीं चेंजमेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस का चेंजमेंट होता है। अगर प्लस में हो तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में हो तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ चूँकि प्लस में था इसलिए ऊपर जाके माइनस हो गया। यहाँ पे पावर जो है सो n का पावर 2 है, इसलिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर n का पावर -2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 नंबर का प्रश्न जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, √12 का परिमेयकरण गुणांक है। √12 का परिमेयकरण गुणांक, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बात जानना होगा क्या, कि जब भी परिमेयकरण का बात करें तो आपको ये समझना होगा यहाँ पे कि रूट को हटाना है। हाँ, रूट को हटाना है, किसी भी तरह से करके आपको रूट को हटाना है। रूट को हटाने का तरीका क्या है, जो भी ऑप्शन में दिए रहेंगे आप उससे गुना करके देखेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 12 पहला ऑप्शन से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 चौके 48, और चूँकि दोनों रूट है इसीलिए क्या हो जाएगा, 12 चौके 48 रूट में। अब हम जानते हैं 48 जो है कोई किसी का भी रूट नहीं है, इससे काम ये नहीं करेगा। अब हम सेकंड वाले ऑप्शन से गुना करेंगे √12 को √2 से। तो देखिए √12 को अगर हम √2 से गुना करते हैं तो कितने आ जाते हैं, 12 दूनी 24, और ये भी रहेंगे रूट में। अब हमने देखा कि √24 भी कोई सा भी टेबल में आता तो है लेकिन कोई भी इसका वर्गमूल नहीं है। हमने 25 अगर आता तो 5 का वर्गमूल हो जाता, लेकिन वैसा तो कुछ है नहीं, इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, तीसरा ऑप्शन पे चलते हैं। हम √3 को गुना करवाएंगे किसके साथ, √12 के साथ। तो ये हो जाएगा 12 तिया 36, और ये हो जाएगा रूट। तो देखिए इसका वर्गमूल आराम से निकल जाएगा, कितना, 6। और 6 जो है सो क्या होगा, परिमेयकरण का एक गुणांक है। किसके साथ गुना करेंगे कि ये जो है सो परिमेयकरण हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो यहाँ से हम 3 से गुना किए √3 से, तो 6 आ गया, रूट हट भी गया, इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, वो भी किसमें, रूट में। बातें समझ में आई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, a + √b का परिमेयकरण गुणांक क्या है। यहाँ पे वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, √a + b। देखिए यहाँ पे ना a जो है ना अकेला है और इसके अंदर यहाँ √b है, इसलिए ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, पहला। दूसरा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे a - √b है। तो देखिए a - √b क्या है, a - √b। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा, इसमें थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन ये होगा। जानेंगे कैसे, देखिए ना, जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं तो आपको क्या करना होता है, अगर प्लस में हो सवाल, अगर प्लस में हो तो आंसर माइनस में होगा, और अगर सवाल माइनस में हो तो आंसर प्लस में होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो ए नंबर होगा, बी नंबर होगा। इसका जो सी नंबर है ये गलत है, आप इसे नोट करेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है शायद एडिट करने में क्वेश्चन बनाने वाले से। चलो, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी नंबर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, नहीं तो भूल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। हाँ, कितना से शुरू होती है, 1 से। बातें समझ में आई। और एक 40 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, 5, 15 और 20 का लासा और मासा का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। तो सबसे पहले क्या है, लासा। तो 5, 15 और 20 का हम लोग लासा निकाल लेंगे। तो लासा अगर हम निकालने जाएंगे तो एलसीएम की विधि से इसका लासा आएगा 60, ठीक है। अच्छा, लासा निकालने के बाद आप ये इस बात का आप देखेंगे कि 5 का पहाड़ा में 60 आता है या नहीं, एकदम आता है। 15 का पहाड़ा में 60 आता है या नहीं, एकदम आता है। फिर
20 का पहाड़ा में 60 आता है यानी एकदम आता है, तो 60 हो गया लासा। अब हमें निकालना है मासा। तो मासा कैसे और निकालते हैं? मासा हम उस संख्या को कहते हैं जो तीनों संख्या को काट दे। हाँ, तो देखिए हम ले लेते हैं मासा 5। आप ऐसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमें ऊपर से ही दिख रहा है कि मासा 5 होगा। अब देखिए हम जब इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और ये 12 का पहाड़ा से 5 बार में कट जाएगा, मतलब 5 बढ़ेंगे कितना हो जाएगा 12, और 12 अनुपात 1 हो जाएगा, जो कि आपका लासा और मासा का अनुपात है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, समझ में आई बात? पहले आपको क्या करना है फिर से एक बार समझ लीजिए। हमें बोला है लासा, तो 5, 15 और 20 का अगर हम लासा निकालेंगे तो निकलेगा 60। ठीक, यहाँ पे हम अनुपात देंगे। उसके बाद मासा, तो 5, 15 और 20 का मासा निकालेंगे तो निकलेगा 5। अब देखिए 5 का पहाड़ा से ये 1 बार में कट गया, और 5 का पहाड़ा से ये 12 बार में कट गया, और 12 अनुपात 1 कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम 41 नंबर प्रश्न के ऊपर और देखते हैं 41 नंबर प्रश्न क्या है। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। हाँ, कैसे समझिए? मान लीजिए अशून्य परिमेय, अशून्य परिमेय का मतलब क्या? जीरो नहीं है, कुछ और है। तो हम लोग मान लेते हैं जैसे 2। ठीक, गुणनफल बोला है इसलिए गुना किए। और एक अपरिमेय, अपरिमेय हम ले लेते हैं 2/3। अब देखिए इसको गुना करिए तो हो जाएगा 4/3। तो ये परिमेय कहलाएगा या अपरिमेय? देखिए बट्टा के रूप में है ज़रूर, लेकिन जब इसे भागा देंगे ना तो 1.6666 या फिर 1.3333 आते चलेगा। अब देखिए 1.33 आते चलेगा, मतलब इसे हम बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये अपरिमेय कहलाएगा। कहने का मतलब ये है एक ठो परिमेय और एक ठो अपरिमेय को जब आप गुना करेंगे तो वह हमेशा अपरिमेय ही आएगा। हाँ, समझे बात को? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अरे नेक्स्ट प्रश्न नहीं है, समाप्त है। इसका मतलब ये टोटल इसमें जो प्रश्न है वो प्रश्नों की संख्या 48 है। अच्छी बात है कि हमें वास्तविक संख्या यानी कि चैप्टर 1 में 41 प्रश्न मिले। चलिए यहाँ पे समाप्त हो गया है, तो वीडियो को हम भी समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है जैसे हाँ बेनिफिशियल होगा तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा और जोक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।